हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं गुलाम वंश के अगले शासक जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। पिछले वीडियो में हमने देखा था नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बनता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। और गयासुद्दीन बलबन भी इल्तुतमिश की भांति इल्बरी जनजाति का तुर्क था। और चूँकि यह जो एक नवीन वंश की स्थापना किया है, इसने बलबनी राजवंश का, इसी का एक अन्य नाम है द्वितीय इल्बरी राजवंश। अगर क्वेश्चन पूछे बलबनी राजवंश की नींव किसने डाली थी या स्थापना किसने किया था, तो भी गयासुद्दीन बलबन होगा। और द्वितीय इल्बरी वंश की नींव किसने डाली थी, तो वह कौन सा होगा? गयासुद्दीन बलबन होगा। गयासुद्दीन बलबन का नाम आपको बताया गया बहाउद्दीन था। बचपन में ही मंगोलों के द्वारा यह बंदी बना लिया गया था और मंगोलों ने इसको बगदाद में ले जाके एक गुलामों का व्यापारी था जिसका नाम था ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों मंगोलों ने बेच दिया बगदाद में। और ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने आगे चलकर इसको 1233 ईस्वी में बेच दिया दिल्ली में लाके इल्तुतमिश के हाथों। इल्तुतमिश के हाथों, इसका मतलब यह इल्तुतमिश का एक गुलाम कह सकते हैं या दास कह सकते हैं। तो ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने 1233 में ला के बेच दिया इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का यह गुलाम था, कह सकते हैं दास था। और इल्तुतमिश ने एक गुलाम चालीसा का गठन किया था जिसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगानी। और उस तुर्कान-ए-चहलगानी के 40 सदस्यों में एक सदस्य था गयासुद्दीन बलबन। यानी गयासुद्दीन बलबन को भी तुर्कान-ए-चहलगानी के सदस्य दल में शामिल किया गया था। और जब आया रजिया सुल्तान का समय, रजिया सुल्तान के समय गयासुद्दीन बलबन अमीर-ए-शिकार के पद पर पहुंचा। रजिया के समय में यह अमीर-ए-शिकार के पद पर पहुंचा। और जब रजिया सुल्तान के बाद समय आता है बहराम शाह का, बहराम शाह के समय में यह पहुंच गया अमीर-ए-हाजिब के पद पर। अमीर-ए-हाजिब के पद पर पहुंचा। और अगला जो सुल्तान बना जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के समय में यह नायब-ए-मामलिकात, नायब-ए-मामलिकात, नायब-ए-मामलिकात के पद पर पहुंच गया। किसके समय में? तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में। और नासिरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह करके यह उलूग खां की उपाधि धारण किया। और इसी दौरान नासिरुद्दीन महमूद की कुछ समय बाद हो गई मृत्यु। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बन गया दिल्ली का, वह बन गया गयासुद्दीन बलबन। ठीक, गयासुद्दीन बलबन का मानना था जो सुल्तान होता यह ईश्वर का प्रतिनिधि होता। और ईश्वर का प्रतिनिधि जिसको कहा गया नियामते खुदाई। नियामते खुदाई क्या बताया गया कि जो बलबन था, इसका मानना था कि जो सुल्तान होता है वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता, मतलब ईश्वर का अगुवा होता। ईश्वर ने उसको भेजा है अगुवाई करने के लिए सुल्तान बनके। इसे कहा गया नियामते खुदाई। और जो सुल्तान होता है यह ईश्वर का प्रतिबिंब है, मतलब प्रतिनिधि के साथ साथ वह ईश्वर का क्या है? प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई। परछाई या प्रतिबिंब को क्या कहा गया? इसको कहा गया जिल्ले अल्लाह, जिल्ले अल्लाह कहा गया। ठीक,
इसका मानना था कि जो सुल्तान होता है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का अगुवा है कि जाके सिर धरती पर क्या करो, शासन करो। इसको कहा गया जिल्ले अल्लाह। समझिए, अभी तक जो सुल्तान थे उसके समय में इसका दिमाग ऐसा नहीं था, मतलब अभी तक सुल्तानों को हटा रहा, बना रहा, षड्यंत्र रच रच के, लेकिन जब अपना टाइम आया सुल्तान बनने के तो अपने आप को कह रहा कि मैं तो ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, ईश्वर का मैं प्रतिबिंब हूँ, परछाई हूँ, ईश्वर ने स्वयं उसको क्या किया है, भेजा है कि जाओ शासन करो। समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर ये चीजें हैं। इसने अपने दरबार में एक प्रथा की शुरुआत किया जिसको कहा गया सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किया था। सिजदा का मतलब होता है जो सुल्तान है इसके सम्मुख पैर के बल बैठना, यानी घुटने के बल बैठना, और पाबोस का मतलब हो गया कि लेटकर सुल्तान को पैर को चूमना। समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए किस प्रकार का उठपटांग काम कर रहा है, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बता रहा है, प्रतिबिंब बता रहा है, और आगे सर के एक नया सिस्टम इसने जारी कर दिया, सिजदा का सिस्टम, कि मतलब जो आए वो पैर के बल बैठे और सिर मतलब लेट के जो सुल्तान है उसके पैर को चूमे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो वह था गयासुद्दीन बलबन। इसने एक अपने समय में नीति अपनाई थी, रक्त एवं लोहे की नीति। रक्त एवं लोहे की नीति, रक्त और लोहे की नीति किसे कहा गया, तो जो इसके समय में विद्रोही होते थे, जैसे विद्रोहियों के बारे में उसको पता चलता था तुरंत अपने विद्रोहियों को ये समाप्त कर देता था, इसलिए इसको कहा गया रक्त एवं लोहे की नीति। इसका मतलब जितने भी षड्यंत्रकारी इसके समय में थे सभी को इसने मरवाना शुरू कर दिया था। आपको बताया गया इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश ने अपने समय में 40 सरदारों का एक गठन किया था, और उस 40 सरदारों के गठन को कहा गया था गुलाम चालीसा। गुलाम चालीसा, या इसी का नाम था तुर्कान ये चहलगानी। तुर्कान ये चहलगानी। तुर्कान ये चहलगानी का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और इसका काम क्या था कि साम्राज्य में फैल फैल कर विद्रोहियों को देखेंगे कि कौन विद्रोह का षड्यंत्र रच रहा है और उसको वहाँ पर तुरंत समाप्त कर दिया जाए। और इसी तुर्कान ये चहलगानी का सदस्य पहले था कौन, वो बलबन था, और बलबन को पता था कि ये जो सबसे अधिक षड्यंत्रकारी लोग हैं वो तुर्कान ये चहलगानी के सदस्य लोग हैं, है ना। इसने क्या किया, जब बना यह सुल्तान तो इसने तुर्कान ये चहलगानी के गठन को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन आता है तुर्कान ये चहलगानी का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और तुर्कान ये चहलगानी को समाप्त किसने किया था गठन को, तो वो किया था बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने ही तुर्कान चहलगानी को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। चूंकि इसका काम आपको बताया गया कि पता लगाना कि कौन विद्रोह कर का षड्यंत्र रच रहा है, करने वाला है, उसको समाप्त कर देना। तो इसके स्थान पर इसने एक गुप्तचर विभाग का गठन कर दिया, और उस गुप्तचर विभाग का बस एक ही काम होता था कि वह पूरा साम्राज्य में फैल कर गुप्त तरीके से जानकारी जुटाएगी कि कौन विद्रोह कर रहा है, कौन नहीं करने वाला है, और उसी के आधार पर उसको मार दिया जाता था। और उस गुप्तचर विभाग का नाम था बरीद ये मुमालिक। बरीद ए मुमालिक, और गुप्तचरों को कहा जाता था बरीद। ठीक, तो बरीद ए मुमालिक के गठन के द्वारा जब इसने समाप्त कर तुर्कान चहलगानी को, तो इसका अब काम हो गया कि षड्यंत्रकारियों का पता लगाए और ये क्या करे, उसको समाप्त कर दे। बलबन ने अपने सैन्य संगठन को मजबूत करने के लिए एक विभाग बनाया था जिसको कहा गया दीवाने अर्ज। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि दीवान ए अर्ज का गठन किसने किया था। नाम क्या है, नाम है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज का गठन किया था बलबन ने, और ये था क्या, तो सैन्य विभाग था। अपने सैन्य विभाग को मजबूत करने के लिए इसने दीवान ए अर्ज का गठन किया था। और इसने किसने, बलबन ने अपने राज दरबार में एक फारसी त्योहार नवरोज उत्सव, नाम क्या है त्योहार का, नाम है नवरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया। नवरोज उत्सव का प्रारंभ करवाया। ठीक, आगे चलकर गयासुद्दीन बलबन की 1286 में हो जाती है मृत्यु।
1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यु के पहले बलबन के दो पुत्र थे। बलबन के दो पुत्र थे, एक का नाम था मोहम्मद खां और दूसरे का नाम था बुगरा खां। मोहम्मद खां और बुगरा खां। मरने से पहले गयासुद्दीन बलबन ने मोहम्मद खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।